हेलो स्टूडेंट्स आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि समीक्षा अधिकारी आपको मैंने पहले बताया कि 27 जुलाई की एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोगों को इसी वजह से मैंने सोचा कि एक नया बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट किया जाए समीक्षा अधिकारी का, जिससे कि एनकेएस लर्निंग कैंपस का जैसे पिछले बार ऑफलाइन ऑनलाइन का रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा था, और चूंकि पिछले बार तो हम लोग ऑफलाइन में ज़्यादा फोकस किए थे, ऑनलाइन तो ऐसे ही चल रहा था, लेकिन इस बार हम लोग पूरी तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में हैं। और मेरे जो बहुत दूर बैठे स्टूडेंट जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कहा कि सर आप पुनः स्टार्ट करिए, और मुझे चूँकि दिक्कत हो रही आने में, इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना अब हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर आप लोगों की सारी जो कमियां हैं वो दूर करके और इस बार सिलेक्शन दिलवाएं। तो मित्रों, याद रखना कि आज जो हम लोग टॉपिक जीएस का और हिंदी का चलेगा। अभी तो हम जीएस पढ़ाएंगे। जीएस में जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, पॉलिटी है, करंट है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। जनसंख्या, नगरीकरण, चाहे भारत का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, उसके विषय में भी बताएंगे। और करंट के डाटा आप लोग अपडेट रहिए, चूँकि करंट आप जान लेना कि इस बार समीक्षा अधिकारी में 35 से क्वेश्चन कम नहीं, 30-35 क्वेश्चन तो वो आने हैं। इतिहास आप लोग जान ही रहे, 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसके ज्योग्राफी, साइंस भी तो बताया जाएगा। लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं। कल हम लोग करंट पे भी चर्चा करेंगे, आज हम लोग इतिहास पे चर्चा करेंगे, और कुछ चीज़ें और हम अलग से बताएंगे। अभी जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके बीच में आया, ये है कि गुप्त काल के संदर्भ में जो उदंग है शब्द, ये क्या निर्दिष्ट करता है। अब देखो, ये गुप्त काल की बात है। मैंने कहा था गुप्त काल में इस तरीके की शब्दावलियां बहुत पूछी जाती हैं। तो गुप्त काल में इसमें कौन सा क्वेश्चन होगा, जिसे दिया सेना के नीचे का पद होता है, राज्यसभा के अधिकारी होते हैं, कि मुद्रा इकाइयां की भू राजस्व है। जो को उदंग एक कर था जो भू राजस्व से संबंधित था, तो इसमें भू राजस्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भू राजस्व आ जाएगा। अब देखो, गुप्त काल में एक चीज याद रखना कि गुप्त काल जब भी पूछा जाएगा तो गुप्त काल के एक तो संस्थापक होता है, देखो ध्यान देना, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है। एक तो संस्थापक पूछा जाता है, एक वास्तविक संस्थापक पूछा जाए। तो इसमें बहुत लोग गलतियां कर दे हैं। जैसे संस्थापक की बात करेंगे तो श्री गुप्त को लगाएंगे, और वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? चंद्रगुप्त प्रथम को लगाएंगे। अब यही चीज आता है कि गुप्त संवत किसने चलवाया था, तो गुप्त संवत भी चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलवाया था। गुप्त संवत किसने चलवाया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अब जैसे कि ये आता है कि गुप्त वंश में कौन ऐसा शासक था जिसके समय चांदी का रुपया चलाया। चांदी का सिक्का किसने चलवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था। कौन ऐसा गुप्त शासक था जिस 100 युद्धों का विजेता कहा जाता था, तो समुद्रगुप्त था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, तो कुमार गुप्त ने बनवाया था। ये नालंदा विश्वविद्यालय बहुत पूछा जाता है, तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। और यह भी पूछा जाता है कि गुप्त काल में कौन ऐसा राजा था जिसके समय सर्वाधिक सोने के सिक्के ढाले गए, तो कुमार गुप्त के समय ही भरतपुर बयाना में सोने का एक ढेर मिला, तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के इसी के समय डाले गए। और गुप्त एक ये भी क्वेश्चन बना है कि नवरत्न किसके समय रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय नवरत्न रहते थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न है, जैसे अगला प्रश्न दिया है कि परंपरा, देखो ध्यान लेना, परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध, परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध कोशकार अमर सिंह, देखो अमर सिंह निम्नलिखित में से किसका समकालीन था। देखो अमर सिंह ये 9 रत्नों में एक ये भी थे, कालिदास भी थे 9 रत्नों में, अमर सिंह भी, ये लोग याद रखना। अब इसमें ये पूछा है किसके समकालीन थे। ये अश्घोष दिया है, पर्णी दिया है, पतंजलि दिया है, कालिदास दिया है, तो इसमें कौन हो जाएगा? कालिदास।
कालिदास के ये समकालीन अमर सिंह थे। और एक चीज याद रखना, अपना राजदूत बनाकर ये श्रीलंका गए थे कालिदास, ठीक है। तो कालिदास ये पूछा जाता है 9 रत्नों में ये एक थे, और ये कहाँ पर रहते थे? उज्जैन में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, इसकी जो दूसरी राजधानी उज्जैन थी और पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि पाटलिपुत्र राजधानी सबसे पहले किसने बनाई थी? तो मैंने पहले आपको बताया कि एक हर्यक वंश का राजा था, जो क्या नाम उसका था? उदयन था, यानी कि अजातशत्रु का बेटा उदयन था। उसी ने सबसे पहले पाटलिपुत्र राजधानी बनाई। और देखो उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भी पाटलिपुत्र राजधानी पहली थी, और दूसरी उसकी उज्जैन राजधानी थी। और उज्जैन यानी कि क्षिप्रा नदी के तट पर, वहीं पर एक महाकालेश्वर का मंदिर का निर्माण भी होता है, ठीक है। तो पहले मंदिर नहीं था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मंदिरों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के बीच में दिया है कि अजंता की, है ना, अजंता की जो 16वीं गुफा है ना, 16वीं गुफा है, ये उत्खनित कराने का श्रेय किससे जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न। किसको श्रेय जाता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को जाता है, नहन पान को जाता है, दाराह सिको को जाता है, दाराह देव को जाता है, या विंध्यसेन को जाता है? तो याद रखना, जो 16वीं गुफा है वो श्रेय किसको जाता है? तो विंध्यसेन को। याद रखना कि 16वीं गुफा जो थी ये विंध्यसेन को जाता है। और ये गुफा अजंता की, एक चीज मैंने पहले बताया था कि अजंता में 29 गुफाएं थीं, लेकिन एक गुफा और बाद में जोड़ दी गई थी। पहले कितनी गुफाएं थी? तो 29 थी, बाद में एक 15 गुफा और जोड़ दी गई थी। तो याद रखना टोटल गुफाएं कितनी? तो 30। लेकिन वर्तमान में कितनी गुफाएं हैं? तो मात्र 6। 1, 2, 9, 10 और 16, 17 ये गुफाएं शेष बची हैं। और ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा जा चुका है, और हो सकता है कि इस बार ये प्रश्न फिर पूछा जाए, ठीक है मित्रों। तो याद रखना, चाहे जैसा प्रश्न पूछा जाए, आप लोग हमेशा तैयार रहें कि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। रिवीजन आप लोग अच्छे से करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन, किस अभिलेख में कालिदास और भारवी दोनों का नामों का उल्लेख मिलता है? यानी कि दोनों के नामों का उल्लेख किस में मिलता है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त में मिलता है, या कौकस्थित वर्मा की तालगुंड स्तंभ अभिलेख में मिलता है, या पुलकेशियन के एहोल अभिलेख में मिलता है, या रुद्रदामन के गिरनार प्रशस्त में मिलता है? तो ये प्रश्न आपने देखा होगा कि पुलकेशियन जो प्रथम था उसके एहोल अभिलेख में कालिदास और भारवी इन दोनों का उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न आपका सही होगा, पुलकेशियन प्रथम। देखो पुलकेशियन प्रथम था और पुलकेशियन द्वितीय था। पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को यानी कि नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया था, और कहा कि पराजय हुई और वहीं पर मृत्यु हुई थी उनकी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया है कि मंदसौर अभिलेख का उल्लेख कौन था? मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था? जो मंदसौर अभिलेख है, यह भी आपने देखा होगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मंदसौर अभिलेख, ठीक है। तो इसका लेखक कौन था? वाण भट्ट था, या वत्स भट्ट था, या हर्षेण था, या वीरसेन? तो आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि वत्स भट्ट जो था ये मंदसौर अभिलेख का रचयिता था, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए। दिया है, निम्न में से कौन सा एक गुप्त शासक अपनी माता की ओर से लिच्छवियों से संबंधित था? तो कौन सा राजा था? श्रीगुप्त था, या चंद्रगुप्त प्रथम था, या घटोत्कच था, या समुद्रगुप्त था? मैंने आपको पहले बताया था कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था, चंद्रगुप्त प्रथम की जो राजकुमारी थी कुमार देवी, तो कुमार देवी जो थी ये लिच्छवी कुल से संबंधित थी, और इन्हीं का बेटा कौन था? यानी कि समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त। वास्तव में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। दक्षिणापथ
और उत्तरापद यानी दक्षिणापद के 9 राजाओं को, उत्तरापद के 9 राजाओं और दक्षिणापद के 12 राजाओं को पराजित करने वाला यही शासक था। ठीक है, तो ये चीज कई बार पूछा गया है। समुद्रगुप्त ऐसा शासक था जो कोई युद्ध पराजित नहीं हुआ, 100 युद्धों का विजेता कहा जाता, बीड़ा वादन प्रकार के सिक्के इसने चलवाए थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और सभी के नाम जान लीजिए। श्रीगुप्त ये संस्थापक था। इसका बेटा कौन हुआ? घटोत्कच हुआ। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। इसका बेटा कौन हुआ? तो समुद्रगुप्त हुआ था। ठीक है, तो ये लिच्छवी कुल से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुलमित नहीं है? अब इसमें कौन एक सही सुलमित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इसमें कौन एक सही सुलमित नहीं है? देखो, बुद्ध चरित की असघोष, बुद्ध चरित किसने लिखा? तो असघोष का। ठीक है, असघोष ने बुद्ध चरित लिखी। और मृच्छकटकम किसने लिखी? शूद्रक की हो गई। ठीक, इसके मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की हो गई। बृहत संहिता आर्यभट्ट की। तो यही प्रश्न आपका गलत है, आर्यभट्ट की नहीं होगी। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका गलत है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित अभिलेखों, यानी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में समुद्रगुप्त के राज्यकाल में हुणों के आक्रमण का उल्लेख हुआ है? हुणों के आक्रमण का उल्लेख किसमें हुआ है? मथुरा में, भीतरी अभिलेख में, जूनागढ़ में, सांची में। देखो, एक चीज याद रखना कि समुद्रगुप्त जो था ये हुणों का विजेता था, यानी कि हुणों को पराजित करने वाला कौन था? तो ये स्कंदगुप्त था। कौन था? स्कंदगुप्त। याद रखना कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया। और कहा जाए कि हुण शासक मिहिरकुल था, है ना। तो एक चीज याद रखना कि स्कंदगुप्त ने जब पराजित किया, उसी के समय एक क्वेश्चन आया था समीक्षा अधिकारी पीसीएस में, सर्वाधिक सोने के सिक्कों में मिलावट किसके समय हुई थी? तो स्कंदगुप्त के समय हुई थी। तो एक चीज याद रखना, अब ये हुणों को पराजित किया, इसकी जानकारी हमें किस में मिलती, किस अभिलेख में मिलती है? तो भीतरी, ये भीतरी स्तंभ अभिलेख था। इसी में हमें जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने यानी कि हुण शासक को पराजित किया था। ठीक है, तो ये चीज आती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर कौन सा? 9, ज्योतिष, वेदांग और सूर्य प्रज्ञात जैसे ग्रंथों की किस श्रेणी में रखा गया है? ठीक है, तो प्रज्ञात किस में रखा गया है? ब्राह्मण विज्ञान, ज्योतिष में, खगोल में, जन्म कुंडली शास्त्र में। तो ये ज्योतिष में रखा गया। हमने कहा था कि वैदिक काल में वेदांग 6 थे। ठीक है ना। ज्योतिष है, कल्प है ना, ये सब मैंने पहले आपको बताया है। तो इसमें आपको ज्योतिष में रखा गया है। किस में रखा गया है? ज्योतिष में। जब हमने वैदिक काल पढ़ाया था तो हमने सब चीज बताई थी इसमें आपको। ठीक है, व्याकरण है ना, तो किसका क्या रूप होता है, सारी चीजें हमने आपको पहले ही बता दिया है। और अगला प्रश्न देखिए, दिया है तौल और मानो माप होना चाहिए कि राजकीय प्रमाणकरण और उसके सर्वाधिक, यहाँ पर क्या होना चाहिए? सर्वाधिक होना चाहिए। गलत, मिस्टेक है। सर्वाधिक निरीक्षण का विधान किसने दिया है? तौल माप के, तौल माप, मापों को होना चाहिए। ठीक है, गलत कर दिया है, मिस्टेक है, तो इसको आप लोग सही कर लेना। तो मनु है, नारद है, बृहस्पति है और पराशर है। तो एक चीज याद रखना, ये नारद ने दिया था। किसने दिया था? नारद। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। नारद जो थे 15 प्रकार के दासों को उल्लेख करने वाले नारद थे। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए भाई, महाछपटलिक निम्नलिखित में प्रभारी अधिकारी था। तो ये चीज, अब इसमें कौन
अधिकारी था, तो ये चीज याद रखना है, ये पूछा गया ये भी कई बार। रथ है, नौसेना है, लेखा है और पदाति है, तो इसमें लेखा आ जाएगा। जो महाछपटलिक था वो लेखा अधिकारी होता था, यानी कि जनरल अकाउंटेंट था। इसका काम क्या था? अकाउंटेंट था ये, ठीक है, अकाउंटेंट का काम ये करता था, ठीक, यानी कि एक तरीके से कैशियर आप समझ लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बृहस्पति के अनुसार शिल्पकारों की कितनी श्रेणियां थीं? अब देखो ये बृहस्पति जो थे इन्होंने श्रेणियां कितनी बताई हैं? 2 बताई, 4 बताई, 6 बताई, 8 बताई। तो बृहस्पति के अनुसार कितनी श्रेणियां थी? तो 8 श्रेणियां थी। यह भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, आपने देखा होगा कि बृहस्पति ने 8 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, बहुत अच्छा प्रश्न इस पे जरा आप लोग ध्यान देना कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम स्मृति है, यानी कि सबसे प्राचीन स्मृति पूछा जाए कौन सी है? तो मैंने एक सूत्र बताया था कि माई एनपी वी के डी, ये सूत्र याद रखना, ठीक है। माई एनपी वी के डी यानी कि मनुस्मृत हो जाएगी, इसमें कौन हो जाएगा? मनुस्मृत हो जाएगा, याज्ञवल्क्य स्मृत हो जाएगा, याज्ञवल्क्य स्मृत हो जाएगा, नारद स्मृत हो जाएगा और ये बृहस्पति स्मृत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके कात्यायन हो जाएगा, देवल स्मृत सबसे पहले लास्ट में कौन है? देवल स्मृत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप एक ये सूत्र याद रखना, इससे सब निकल आएंगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तो इसमें नारद स्मृत हो जाएगा, कौन हो जाएगा इसमें? नारद स्मृत। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न, दो मात्र का शब्द का आशय है मात्र देवियां, व्यक्ति की मात्र भूमि, देवी गुणों से संपन्न वर्षा युक्त प्रदेश। तो ये वर्षा युक्त प्रदेश जो है इसी देव मात्र का में कहा गया है, ठीक है, यानी कि वर्षा युक्त प्रदेश, ठीक, इसे देव मात्र का शब्द प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न देखिए भाई, दिया है निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से एक अन्य 3 से यानी कि गुणात्मकता यानी कि भिन्न है ना? कौन सा? सभा है, नगरम है, भुक्ति है, उर है। तो ये भुक्ति हो जाएगा, कौन हो जाएगा? ये भुक्ति हो जाएगा। ये एक प्रश्न आपका हो जाएगा, ठीक है, सही। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न दिया है कि मिहिर कुल कौन था? मिहिर कुल कौन था? 16 नंबर क्वेश्चन हमने बताया। तो मिहिर कुल कौन था? तो शक था, गुजर था, कुषाण था या हूड़ था? तो हूड़ शासक था। ये हूड़ शासक मिहिर कुल, इसके विषय में आप लोगों को पहले भी हम बता चुके कि ये कट्टर हूड़ शासक, जो कि गुप्त शासक ने नरसिंह बालादित्य ने इसको पराजित किया और अपने चरणों की वंदना भी करवाई थी। ये हूड़ शासक मिहिर कुल से नरसिंह बालादित्य, और उसकी जो माँ थी बौद्ध धर्म की थी, उन्हीं के कहने पर इसको छोड़ दिया जाता है। बाद में यही हूड़ शासक जो है भानुगुप्त के समय युद्ध करता है और भानुगुप्त का जो सेनापति था गोपराज युद्ध में पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद मारा जाता है। उसकी पत्नी इसी वजह से सती हुई थी, यानी कि भानुगुप्त का जो सेनापति गोपराज मारा जाता है और उसी के वियोग में उसकी पत्नी जब सती होती है 510 ईस्वी में, और वो पहला ऐसा केस हुआ कि सती प्रथा का अगर पूछा जाए पहला केस कब मिला तो 510 में मिला था। 510 में, यानी कि 510 में जब ये सती प्रथा, देखो इसके विषय में हम आप लोगों को थोड़ी चर्चा कर दें, नहीं तो ये प्रश्न फिर आएगा, गलत करेंगे आप लोग। 510 में, 510 ईस्वी में सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिला था, ठीक है। तो सती प्रथा का पहला साक्ष्य 510 में मिला, और ये जो सती प्रथा है कब तक चली थी? 1829 तक चली थी। ये अधिनियम 17 के तहत हमेशा के लिए समाप्त हुई थी। अब ये पहल किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने, राजा
राम मोहन राय ने इसको समाप्त करवाया था। राम मोहन राय ने समाप्त करवाया। अब इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था वो अंग्रेज गवर्नर था, उसी के पास प्रस्ताव रखा और इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक धर्मशास्त्रों में उल्लिखित अंत्याज वर्ग के लोगों को समाविष्ट करता है। यह भी प्रश्न आपसे देखा गया है, कई बार पूछा गया है। यवन दिया है, शबर दिया है, शूद्र दिया है, चंडाल दिया है। तो ये चंडाल जो थे धर्मशास्त्रों में अंत्यज वर्ग, ये एक अलग वर्ग था। ठीक है, ये जो गांव के बाहर रहते थे, ये चंडाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्ध का कारण क्या था? तो तीर्थ स्थान था क्या, व्यापारिक मंडी थी, या व्यवस्थापक मंडी थी, या नवनिर्माण? तो ये व्यापारिक मंडी थी। पैठन क्या थी? एक ये व्यापारिक मंडी थी, जहाँ व्यापार होता था, ये एक वहाँ पे मंडी होती थी। ठीक है, जैसे कि आजकल भी गल्ला मंडी है, अन्न मंडी है, तो ये आपने देखा होगा, वही चीज है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है कि गुप्त युग में, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, गुप्त युग में जिसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था, किसमें था? किले में, महल में, बांध में, या विशाल जलयान में? तो याद रखना कि विशाल जो जलयान था इसमें आगे था। ठीक है, विशाल जलयान में भारत आगे था यूरोप से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई। वह प्रसिद्ध बंदरगाह जहां से गुप्त युग में जहाज दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के रवाना होते थे। यह भी प्रश्न आपने देखा होगा, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, दिया है कावेरीपत्तनम, खंबात दिया है, ताम्रलिप्त दिया है, भडोस दिया है। तो जो ताम्रलिप्त बंदरगाह था गुप्त काल का, ये बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह था, और यहीं से जो जहाज थे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के लिए रवाना होते थे। ठीक है, तो ताम्रलिप्त, देखो बंदरगाह सब हैं, लेकिन गुप्त काल की बात करते हैं तो सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह यही था। सातवाहन काल में भडोज आ जाता, लेकिन गुप्त काल में ताम्रलिप्त आएगा। ये अगला प्रश्न देखिए भाई, बहुत अच्छा प्रश्न। गुप्त साम्राज्य काल में सुदूर पश्चिम में व्यापारिक मंडी थी, विदिशा थी, पुरुषपुर थी, या ऐछत्र थी, या पैठन? तो मैंने पहले भी बताया, पैठन एक बहुत बड़ी मंडी थी गुप्त काल में। पैठन एक बड़ी मंडी थी जहां से व्यापारिक कारोबार होता था वहां से। अगला प्रश्न देखिए। गुप्त साम्राज्य में धन के लेन देन के व्यवस्थापक को क्या कहा जाता था? पूंजीपति, या संपत्तिशाली, या लखपति, या श्रेणियां? श्रेणियां क्या करती थी कि लेन देन का कार्य करती थी। ठीक है, तो श्रेणियां गुप्त काल में बहुत मतलब कि फेमस थी, और ये लेन देन का जितना कार्य होता था इस श्रेणियां के द्वारा ही होता था। ठीक है, गुप्त काल में भारत की सर्वाधिक व्यापार संपर्क था, यानी गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार संपर्क किससे था? तो रोमन साम्राज्य के साथ था, या मध्य एशिया के साथ था, या दक्षिण पूर्व एशिया के साथ था, या चीन के साथ था? तो याद रखना दक्षिण पूर्व एशिया के साथ था, और यही चीज आपको चोल काल में राजेंद्र चोल के समय भी मिलेगी। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ इनका सर्वाधिक व्यापारिक संबंध था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए।
गुप्त काल समान था कलचुरी युग से, कलि के, या 27 युग से, या वल्लवी। देखो वल्लवी युग हमने कई बार बताया था कि वल्लवी युग और अगर गुप्त संवत, इन दोनों से तुलना करेंगे, दोनों समान है, ठीक है। तो ये चीज है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। दिया है सामंत प्रथा। देखो सामंत प्रथा प्राचीन भारत के किस युग में व्यापक रूप से फैली थी? जो सामंत प्रथा थी अब अपने चरमोत्कर्ष पर आ चुकी, तो ऐसा युग कौन था? सामंत प्रथा तो सातवाहन काल से देखने को मिलेगी, लेकिन चरमोत्कर्ष कब हुआ? तो ये चीज पूछी जाती है। मौर्य काल है, कुषाण काल है, सातवाहन काल है, गुप्त काल। तो गुप्त काल में सामंत प्रथा जो थी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी, ठीक है। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 26, आर्यभट्ट ने रचना की थी रोमक सिद्धांत की, देवीचंद गुप्तम की, बृहत संहिता की, या 10 गीतिका की? देखो आर्यभट्ट, हमने पहले भी आपको बताया था आर्यभट्ट के विषय में, तो आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले यानी कि ये कहा था पृथ्वी चंद्रमा, मतलब जो पृथ्वी है सूर्य का परिक्रमा कर रही है, ठीक है। तो ये चीज कई बार पूछा जा चुका है। आर्यभट्ट बहुत प्रसिद्ध थे, और ये 10 गीत का इन्होंने ये यानी कि रचना इसकी की थी। और अगला प्रश्न देखिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन। मालव मालव काल गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिन्न है? तो ये प्रश्न हमने पहले भी एक बताया था ये आप लोगों को कि विक्रम संवत, ये विक्रम संवत हो जाएगा, ठीक है। ये शक संवत, ये सब संवत हैं, ये संवत हैं जितने भी हैं, ये गुप्त संवत हो जाएगा, ये भी संवत हो जाएगा, संवत है, ठीक है, संवत। तो ये किससे हो जाएगा? अब ये किस संवत से अभिन्न है, तो ये किससे हो जाएगा भाई? तो ये 27 का आपका विक्रम संवत इससे अलग हो जाएगा। ये सब तीनों एक है, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। गुप्त संवत को आपको बताया चंद्रगुप्त प्रथम के समय 319 में चालू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए भाई, गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया जाता था, ठीक है। मतलब चीन से भारत में आयात किया जाता था, वो क्या चीज थी भाई? रेशमी कपड़े, सूती कपड़े, नील, या औषधि? तो एक चीज याद रखना कि उस समय अगर ये आयात किया जाता तो रेशमी कपड़े। देखो चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने वाला पहला ऐसा शासक कौन था? तो कुषाण वंश, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार सबसे पहले शुरुआत की थी कुषाण शासक, है ना। तो ये कनिष्क था, तो इसने उस समय कपड़े का व्यापार चालू किया था, ठीक है। तो इस समय ये पूछा किसका चीन के साथ, गुप्त काल में पूछा जाए तो रेशमी कपड़े का व्यापार होता था, ठीक है, चीन के साथ। क्वेश्चन नंबर 29, बहुत अच्छा क्वेश्चन 29 नंबर, ये कई बार पूछा गया है। अजंता के समकालीन चित्र अंकित थे बाद गुफा, भीतर गांव, एलोरा, है शीतल वासल गुफा। देखो एक चीज याद रखना, ये जो बाद गुफा है ये अजंता गुफा के समकालीन थी, और ये बाद गुफा कहाँ है? ये एमपी में है, ठीक है। भीतर गांव कहाँ है? ये कानपुर देहात में है। अब देखो कानपुर देहात में ये है, यानी कि अब यहाँ पर ध्यान देना कि अब तो कानपुर देहात, अब कानपुर नगर में आ गया ये, ठीक। ये यानी कि कानपुर से करीब 30 से 35 किलोमीटर के बीच में ये पड़ता है, और यहीं पर पहली बार ईंटों से निर्मित मंदिर मिला था। ईंटों का पहला मंदिर कौन था? तो भीतर गांव का था, ठीक। ईंटों से निर्मित पहला मंदिर ये भीतर गांव का हो गया। एलोरा ये कहां पर है? तो महाराष्ट्र में हो गई, ठीक है। कृष्ण प्रथम ने यहाँ पर
गुफा बनाया था, एक मंदिर बनवाया कि निर्माण कराया। शीतल वासल कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में हो जाएगी। ये गुफा कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में हो जाएगी। तो ये चीज आप लोग ध्यान से देखना भाई, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, भूम छिद्र न्याय। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन। भूम छिद्रक न्याय क्या है, ठीक है। भूम छिद्रक न्याय क्या है, भूम को बेच देना, भूम को हस्तांतरित कर देना, भूम को पट्टे पर देना, भूम पर सबसे पहले जोतने वाले अधिकारी का अधिकार होना। तो एक चीज याद रखना, जैसे कि भूम छिद्र यानी कि जब कोई जंगल को साफ करता था और उस पर जब भूम की जाती थी, तो भूम पर सबसे पहले जो जोतता था उसको साफ करके यानी कि कृषि योग बनाता था, उसी का अधिकार हो जाता था, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखना। और दूसरी चीज, आज आपको ये दो क्वेश्चन बता रहे हैं जहां से आपके 100% ये भी क्वेश्चन आएगा कि आप ये जान लो कि ये RO में 100% क्वेश्चन आएगा। RO में ये क्वेश्चन आएगा कि अभी सुनीता विलियम्स वाले हमने बात की थी आपसे कि सुनीता विलियम के साथ 3 लोग गए थे, तो तीनों का नाम पूछा जाएगा। बुच ब्लोवर है, मेक हेग है और रूसी स्टोनाट है। तो ये 3 लोग साथ में गए थे, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने दिन ये वहां पर मतलब रुकी, तो 286 दिन ये रुकी थी। कितने दिन, 286 दिन रुकी। और एक क्वेश्चन और आ सकता है, प्रयागराज पहला ऐसा उत्तर प्रदेश का, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा है जहां पर यानी कि एक सीएनजी यानी कि एक बायो सीएनजी तैयार किया जा रहा है। नगर निगम ने क्या किया, नगर निगम ने बायो सीएनजी तैयार कर रहा है, ठीक है। बायो सीएनजी ये तैयार कर रहा है, ठीक है। सीएनजी यानी कि उत्तर प्रदेश का ये पहला है। और ये कहां पर पड़ेगा, जंगीराबाद। ये कहां पर, नैनी में जंगीराबाद, जहां गीराबाद ये नैनी में पड़ता है, यहाँ पर ये तैयार हो रहा। ये दोनों प्रश्न देखना आप आएगा। और दूसरी चीज, T20 यानी कि T20 वाला जो भी विश्व कप हुआ है, इसको भी आप लोग खेल कूद से देखिए, यहाँ से भी प्रश्न आएगा। अभी करंट के बहुत सी चीजें हमें बतानी है। करंट का कल हम लोग टॉपिक रखेंगे, करंट के कल हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और कल जनसंख्या नगरीकरण पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए एनकेएस लर्निंग कैंपस से। और आप लोगों को इस बार जो है वास्तव में जो लोग ईमानदारी से अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित है कि सफलता आपको निश्चित मिलेगी। देखो जब तक ईमानदारी से आप लोग नहीं जुड़ेंगे, जब तक सफलता नहीं मिलेगी। आप लोग दिन रात एक करिए, अभी पर्याप्त समय है, जुलाई में एग्जाम है, ठीक है। तो हम लोग आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इसी तरीके से लाएंगे। आज शाम की जो क्लासें होंगी वो आपकी जीएस की भी होगी और हिंदी की क्लास होगी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में पुनः फिर।